हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई एम एजुकेशन। आई एम एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। आप कहोगे सर कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? तो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात का क्योंकि आपने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी हर्डल को बहुत ही आसानी से पार कर लिया है। दैट इज आपने 11th क्लास को आराम से पार कर लिया है। और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन इसीलिए क्यों? क्योंकि आप अब अपनी 12th की जर्नी हमारे साथ शुरू करने वाले हो। दैट इज आई एम एजुकेशन डिजिटल के साथ अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हो। तो अपना मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है विक्रांत ठाकुर और मैं हूँ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट आई एम एजुकेशन। अगर मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मेरी एजुकेशन हुई है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, दैट इज वीएनआईटी नागपुर, जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में से एक है। मैं आपको आई एम एजुकेशन में केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है प्रोवाइड कराने वाला हूँ और उसी के साथ अब हम अपनी 12th की जर्नी को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में हमने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को सीख कर अब हम क्या करेंगे, 12th क्लास में उस गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये लेक्चर्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स होने वाले हैं और हम 12th क्लास के डिटेल लेक्चर्स यूट्यूब की सीरीज के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको रोड मैप देना चाहूंगा। हम इस क्लास में क्या करेंगे, हम इस क्लास में एक एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ मैं आपको डेली डिटेल नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। आप क्या करोगे, ये अपने अच्छे से जो है वो आप नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको लाइव एग्जाम्पल या इंटरेक्टिव एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि हम इंटरेक्टिव जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से चीज़ों को इजी वे में जो अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करें। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस को भी जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो वेरी मच हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के साथ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे दैट इज सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो है वो माना जाता है केमिस्ट्री का। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और इजी चैप्टर है, ऐसा जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होंगे, वहां पर बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसे भी हम क्या करेंगे, आराम से जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझकर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर के बारे में। तो ये जो मैंने फ्रेमवर्क है इसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर दिया है और इस फ्रेमवर्क की हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चीज़ों को शुरुआत करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक फ्रेमवर्क के बारे में हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। एक ब्लूप्रिंट जो है बच्चों हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर रहेगा वो सोल्यूशन का चैप्टर रहेगा। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मीन्स आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे सोल्यूशन चैप्टर के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सोल्यूशन के चैप्टर है तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता होना भी हमें जरूरी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये जो टॉपिक है बच्चों, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो ये आपने 11th क्लास में भी इसको अच्छे से डिटेल में जो है फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चैप्टर है, ये जो मीन्स टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसे इजी और एल्यूसिड वे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हेनरीज लॉ को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेनरीज लॉ है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यू कैन से सोल ऑफ दिस चैप्टर यू कह सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, इसे देखेंगे। इसमें रोल्स लो, तो रोल्स लो एक अनदर सोल है इस चैप्टर की। सोल एक ही रहती है बट इस चैप्टर की दो सोल है, और दो भी क्यों कहें कि मीन्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी अल्टीमेटली।
दो दिल एक जान। नेक्स्ट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम अच्छे से डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये एकदम से नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। बाकी सोलिबिलिटी ये वो सब चीजें आपने थोड़ा बहुत आपको इन चीजों का आइडिया रहता है, बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में इन चीजों को प्रैक्टिकली जो है वो देखते रहते हैं। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये एक नाम से भी एक नई चीज लग रही है, और इनके कंसेप्ट हैं वो भी थोड़े डिफरेंट और नए होंगे। इसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कैसे विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम मोलर मास की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, मोलर मास की डिटर्मिनेशन कर पाएंगे, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है मैंने यहाँ पर मेंशन की है। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी का सिलेबस की बात की जाए या जेईई मेन की बात की जाए या इवन इफ यू टॉक अबाउट द नीट, तो हर एग्जाम में इतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो रहती है। तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, सेकंड इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या रहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में क्या रहता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हर साल बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप बोर्ड्स की बात कर लीजिए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, या तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल जो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद द जेईई मेन एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस मीन जो लास्ट हमारी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम रिवर्स ऑस्मोसिस को जो है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या करते हैं बच्चों, आरओ। तो आपने सही अंदाजा लगाया, आरओ मीन्स जो घर पे आपके जो आरओ लगा है वही फिनोमिना जो है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। और लास्ट है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास है, ये भी ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट इसकी बात की जाए तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को, उन इंट्रिकेसीज को हम जो क्या करेंगे इजीली डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट किसके बारे में, सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी अभी जस्ट आप 12th क्लास में एंटर हुए हो, तो एक जोश और एक नई उमंग के साथ आप इस जर्नी की शुरुआत कीजिए। ऐसा कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी डेली बेसिस पे आराम से पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, तो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। 11th क्लास की बात की जाए तो अगर मीन्स सीबीएसई के स्टूडेंट्स की अगर बात करें हम, तो 9th-10th का लेवल इजी लेवल रहता है। लेकिन जैसे बच्चा 11th क्लास में एंटर होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे को डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, बिकॉज एकदम से नए नए टॉपिक्स जो बच्चे ने कभी सुने ही ना हो, वो बच्चे को वहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे फिजिक्स की बात कर लीजिए, या इवन इफ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स या बायो, हर जो सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चा करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होती है, तो बच्चा आराम से कोप अप सिलेबस के साथ कर लेगा। तो अगर 12th क्लास की बात की जाए, तो 11th की जर्नी बच्चे ने कर ली है, और 12th में जैसे बच्चा एंटर होगा, तो वहाँ पर उसको ऐसे डिफिकल्टीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए आपने बड़े अपने सीनियर से, इवन अपने टीचर से भी सुना होगा कि 11th क्लास जो है समवट डिफिकल्ट क्लास है, लेकिन 12th की बात की जाए तो 12th एक ईजी क्लास है। तो आपने ये बात सही सुनी है, 12th ईजी है, बिकॉज 11th के एक्सपीरियंसेस जो आपको 12th के लिए कैपेबल बनाते हैं, ताकि आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो ये पहली बात थी। ठीक है बच्चों, और केमिस्ट्री की बात करें, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा फेवर करूँगा, बट अगर बाकी सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट ईजी एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, जेईई मेन का एग्जाम ले लीजिए, या फिर नीट का एग्जाम भी ले लीजिए, तो हर एग्जाम में क्या रहेगा, केमिस्ट्री आपका एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है। यहाँ पर आपको बच्चों इनपुट और अगर आउटपुट टू इनपुट रेशियो देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है केमिस्ट्री में ही देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अगर थोड़ा भी आप इनपुट दोगे तो एकदम से आपको रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
आपको बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उन बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से आप क्या करोगे, ईजिली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और आज के टाइम की बात की जाए तो आप ये देख सकते हो बच्चों कि जैसे सीबीएसई ने सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया है, कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स से वहाँ से रिमूव कर दिए हैं। आज हम सब फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर पुराने सिलेबस की बात की जाए तो वहाँ पर फर्स्ट टॉपिक रहता था सॉलिड्स। तो सॉलिड्स एक डिफिकल्ट चैप्टर था, तो मीन्स डिफिकल्ट तो ऐसा नहीं था, बट उसको मीन्स विजुअलाइज कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सिलेबस आज के टाइम पे इजी कर दिया गया है, मीन्स रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, पढ़ाई पे आराम से अच्छे से फोकस होके ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आराम से आप अपनी 12th क्लास को इजीली पास कर सकोगे। आपका जो बोर्ड्स में आपका गोल है कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, उससे भी आप इजीली स्कोर कर पाओगे। एज वेल एज अगर आपका मोटिव है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जाना चाहते हो, वहाँ भी आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना चाहते हो, तो आप आराम से ला सकते हो उन मार्क्स को। तो ऐसा कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझाऊं, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन चैप्टर की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, अगर बचपन में आपने क्या किया होगा, अक्सर अगर मेरे बचपन की बात की जाए तो बचपन में क्या रहता था, तो हम किचन में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस किया करते थे। मीन्स किचन में गए, हमने क्या ले लिया, किचन में हमारा फेवरेट जो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल था, वो क्या हुआ करता था, वाटर, पानी हुआ करता था किचन में। और हमारी कोशिश रहती थी पानी से डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट की जाए। कभी पानी पिया जाए, कभी पानी में क्या किया जाए, वाटर में क्या मिलाया जाए, सोल्ट मिला दिया जाए, वाटर में सोल्ट मिला दिया जाए, और सोल्ट मिला के उसको घोला जाए, उस घोल को पिया जाए। कई बार हम ये क्या करते थे, और कुछ इंस्टांसेस पे हम जो कजन्स थे आपस में मिलके क्या किया करते थे, पानी की जगह, सोल्ट की जगह कई बार चीनी मिला दी। और चीनी जो की जो बात की जाए तो बच्चों की तो बहुत फेवरेट रहती है मीठी चीज़ें। तो कई बार सुक्रोज का मीन्स शुगर का सोल्यूशन भी हम बनाया करते थे। उस टाइम पे तो चीज़ें नॉर्मल और सिंपल रहा करती थी। लेकिन जैसे अगर आप प्रोसीड करें हाई क्लासेस में, तो आप समझते हो कि हर चीज़ को कुछ ना कुछ साइंटिफिक टर्म दी गई है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है। तो उसी रीज़न को, उसी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम क्या किया करते थे, वाटर को मिलाया करते थे किसमें बच्चों, वाटर को एक टम्बलर या ग्लास में ले लिया करते थे, उसमें हम थोड़ा सोल्ट मिला दिया। तो इसे हम कहते हैं बच्चों साइंटिफिक भाषा में ब्राइन, इसे ब्राइन कहा करते हैं। और साथ में ब्राइन के साथ क्या लगाएंगे हम, सोल्यूशन, इसे हम क्या कहा करते हैं, सोल्यूशन कहा करते हैं। तो यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, दैट इट इज नोन एज सोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सोल्यूशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ सोल्ट। अगर हम इसमें शुगर मिला दें तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ शुगर, सोल्यूशन ऑफ शुगर, या सिंपली शुगर सिरप। तो यहीं से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन देखना चाहें कि सॉल्यूशन क्या है, तो देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बच्चों अगर साइंटिफिक डेफिनेशन हम देखना चाहें तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहती है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनस, सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे हमने अभी रिसेंटली जस्ट डिस्कस किया कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में हमने क्या ऐड किया, सोल्ट ऐड किया। तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशन की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन दी जाए तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहती है बच्चों, सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंपोनेंट्स बच्चों क्या रहेंगे, कंपोनेंट्स यहाँ पर रहेंगे सॉल्ट और वाटर। इनका जब होमोजेनस मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस जो है वो कहेंगे। ठीक है,
solution is a homogeneous mixture of two or more components। तो ये होगी बेसिक डेफिनेशन। और हम आमतौर पर क्या करते हैं, इस बेसिक डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, और अनमाइंडफुली जब चीज़ों को याद करते हैं तो माइंड में तो हमारे रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उस चीज़ को हम भूल जाएंगे, और कुछ चीज़ समय बाद उस चीज़ को भूल भी जाएंगे, और साथ में हम उसको रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले या कहीं हमें इस चीज़ को मेंशन करना रहे तो हम उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, जो डेफिनेशंस रहती हैं तो उन डेफिनेशन में आपको क्या करना है, उन डेफिनेशन में जो आपको जो कीवर्ड्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कीवर्ड्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों क्या होना चाहिए, उन कीवर्ड्स में आपको उनको याद रखना है, उनको उस डेफिनेशन में मेंशन करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहली बात है। तो अगर इस सोल्यूशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा गया, होमोजीनस मिक्सचर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर। तो इस होमोजीनस मिक्सचर को डिस्कस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। तो अगर होमोजीनस मिक्सचर की बच्चों बात की जाए तो व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा है, और हमें पता है व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच इज हैविंग मास एज वेल एज इट इज ऑक्यूपाइंग सम काइंड ऑफ स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़े हैं, सब्सटेंसेस पढ़े हैं, सब चीज़ों के बारे में। तो सब्सटेंसेस को हमने क्या किया था बच्चों, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की अगर बात की जाए तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर हैविंग डेफिनेट प्रोपोर्शन, और यू कैन सिंपली से डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। और सेकंड हमने क्या डिवीजन की थी, इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो उन इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारा क्या आता है बच्चों, मिक्सचर्स। जब हमने वहां पर बच्चों मिक्सचर्स की बात की थी तो वहां पर हमने मिक्सचर को किस कैटेगरी में डिवाइड किया था, इम्प्योर सब्सटेंसेस। कहाँ किया था डिवाइड, इसे इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने से कैटेगराइज किया था। तो व्हाट इज डू यू मीन बाय इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें एक या एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों हमारे, दे आर नोन एज मिक्सचर्स। उन इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के या सिंपली से मिक्सचर्स के, वो क्या रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ पर नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। इन जो कंपोनेंट्स जो रहते हैं हमारे मिक्सचर्स के, उनमें आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, एक मिक्सचर लेते हो जिसमें आपने चावल लिए, मीन्स सिंपली यू कैन से एक हमने क्या खिचड़ी बना दी, तो खिचड़ी में हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है डाल दी। फॉर एग्जाम्पल चावल लिए हमने, उसमें दो तीन तरह की दालें मिक्स कर दी, और कुछ इसमें हमने न्यूट्रेला वगैरह ये वो सब चीज़ें ऐड कर दी। तो ये क्या बन गया, ये एक मिक्सचर बन गया। लेकिन आपस में चावल और दाल के बीच में कोई आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। यहाँ आपस में इन सब चीज़ों के बीच में कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। जब हमें यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा तो इन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे, मिक्सचर्स कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट इज कंटेनिंग different types of substances in smaller or larger proportion and there is no chemical reaction between these components। इन components के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। और इनकी कॉम्पोजिशन की बात भी की जाए तो क्या होगा बच्चों, नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन, नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन। तो इनकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डेफिनेट या कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऐसा कुछ नहीं रहता। आप खिचड़ी भी बनाते हो घर में तो ऐसा चावल के दाने जो है आप तो वो नहीं करते होंगे कि कितने गिन के डालने हैं, या कोई दाल तो ऐसे कैलकुलेट करके नहीं डालते हो कि कितने दाल के हमने दाने डालने हैं, तो एक जस्ट लमसम रहता है। उसी तरीके से मिक्सचर को हम कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद अगर आपने और एग्जांपल लेना चाहें तो आप सोइल का एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। सोइल के एग्जांपल की बात की जाए तो सोइल देखिए बच्चों, सोइल में कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल सोइल के पार्टिकल्स रहेंगे, साथ में उसमें कंकड़ रहेंगे, और कंकड़ के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस देखने को मिलते हैं। साथ में ह्यूमस रहेगा, कुछ कीड़े मकोड़े, इस तरीके से डेड एनिमल्स के पार्टिकल्स वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं।
साथ में माइक्रोप्लास्टिक, ये वो सब चीजें देखने को वहां पर मिलेगी। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, सोइल। सोइल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। तो ये होते हैं हमारे मिक्सचर। मिक्सचर आर बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो केमिकल रिएक्शन एंड दे हैव नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन। तो ये था हमारे मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मिक्सचर के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है। साथ में अगर हम बात की होमोजेनस की बात की जाए तो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हाट इज होमो। होमो की अगर बात की जाए, देखिए बच्चों सिंपल रहती है चीजें। केमिस्ट्री की बात की जाए, वन साइंटिफिक डेफिनेशन टर्म्स की बात की जाए तो सिंपल टर्म्स रहती हैं अगर आप इनको देखें। तो होमोजीनस किससे बन के मिला है, होमो प्लस जीनस। तो व्हाट डू यू मीन बाय होमो। होमो का के बारे में आपको मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, होमो मीन्स सेम। होमो की जो अगर आप देखिए ट्रांसलेशन देखें तो इट इज सेम मीन्स, डेफिनेशन देखें तो होमो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेम काइंड ऑफ कुछ मिक्सचर होगा। तो व्हाट डू मीन बाय होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस की बात की जाए, दे आर हैविंग सेम composition, they are having same composition and properties throughout the solution. They are having the same composition and same properties throughout the mixture, or you can say uniform. यहाँ पर क्या रहेगी, सेम या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी और प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सोल्यूशन। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। अगर आप बात की जाए ये अपना हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था ब्राइन का सोल्यूशन। तो ब्राइन के सोल्यूशन के बच्चों अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने मिक्स किया है इसमें वाटर, और वाटर में हमने क्या ऐड किया है, सोल्ट ऐड किया है। तो ये कौन सा मिक्सचर है हमारा, होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या होगा बच्चों, देखो होमो में क्या होगा, सेम या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, हो सेम कॉम्पोजिशन होगी या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। और हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस की बात की जाए तो हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस में बच्चों क्या होगा, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में क्या ऐड कर दिया हमने, सोल्ट ऐड कर दिया। जब हमने वाटर में सोल्ट ऐड कर दिया तो हमने इसको मीन्स घुमा के मीन्स स्टर किया और स्टर की हेल्प से एक सोल्यूशन बन गया। जब आप इस ब्राइन सोल्यूशन को बच्चों देखते हो तो इसका कलर क्या रहता है, आपको क्या ये किस कलर का दिखता है। अगर अगर प्योर सोल्ट रहेगा मीन्स अच्छी क्वालिटी का सोल्ट रहेगा जो हम लैब्स में यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं कि सोल्यूशन के चेंज कलर में कोई चेंज नहीं आया। मीन्स वाटर जो था पहले भी ट्रांसपेरेंट था, अब हमने उसमें सोल्ट ऐड कर दिया तो सोल्ट एडिशन होने के बाद भी जो है वाटर का कलर सेम है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन का कलर अभी भी क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट ही है। यहाँ पर सोल्यूशन का कलर अभी भी ट्रांसपेरेंट ही है। तो इसकी कॉम्पोजिशन देखिए हम, तो हम ट्रांसपेरेंट देखते हैं कॉम्पोजिशन इसकी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सोल्यूशन मींस सोल्ट के ज्यादा पार्टिकल्स हैं या सोल्ट के कम पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा आ गई या कलर की इंटेंसिटी कुछ कम आ गई, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे सोल्यूशन को हम मिक्सचर्स को क्या कहते हैं बच्चों, हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। मीन्स सेम कंपोजिशन। जब आप अपनी नेक डाइस से देखते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है कि कंपोजिशन क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मीन्स ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों, हम इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दें। कॉपर सल्फेट, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कॉपर सल्फेट एक सोल्ट है जिसका कलर क्या रहता है बच्चों, स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर उसका रहता है, मीन्स ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा ये सोल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, वायलेट मीन्स ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, मीन्स बहुत सुंदर सा, बहुत मीन्स ब्राइट सा ब्लू कलर को, स्काई ब्लू, यू कैन से स्काई ब्लू कलर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। जब इसे हमें अच्छे से स्टर कर देंगे तो पूरा सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा बच्चों, स्काई ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कलर की इंटेंसिटी नहीं,
यूनिफॉर्मली जो सोल्यूशन रहेगा हमारा पूरा क्या रहेगा बच्चों, ब्लू कलर का रहेगा, यूनिफॉर्म ब्लू कलर हमें देखने को मिलेगा। एज द रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, इसकी कॉम्पोजिशन जब हम देखेंगे तो क्या होगी बच्चों, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में सेम कॉम्पोजिशन यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो ये भी सोल्यूशन क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन या सिंपली सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर। इस मिक्सचर को भी क्या कहेंगे बच्चों, हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है बच्चों कि देख मीन्स जो हम उस मिक्सचर को देखें तो उस मिक्सचर को देखने में ऐसे हमें लगना चाहिए कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन नहीं है, मीन्स कलर जो है बिल्कुल सेम है। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, अगर रेड कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, तो वो मिक्सचर नहीं होगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो होगा वही उसकी कैटेगरी में आएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत बच्चों को इस बात का मिसकंसेप्शन रहती है, मिस्टेक रहती है कि जो ट्रांसपेरेंट कलर का एक जैसा दिखे तो उसी को हम जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ब्लू रेड ग्रीन कलर के सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, कलर चाहे जो भी हो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सिमिलर आप बाकी डिफरेंट एग्जाम्पल भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ से हमें बेसिक डेफिनेशन क्या पता चलती है, सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, एक से ज्यादा वहां पर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सोल्यूशन के डेफिनेशन की। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का, ठीक है बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होगी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख सकते हैं। अगर हम एयर की बात करें, एयर जो आपके चारों ओर समाई हुई है, ठीक है, एयर की बात की जाए तो एयर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एयर में, एयर में प्रेजेंट है डाइनाइट्रोजन गैस, एयर में प्रेजेंट है डाइऑक्सीजन गैस, एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एयर में प्रेजेंट है नोबल गैसेस। और बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो है वो प्रेजेंट रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मींस वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हमारी एयर में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर अब सवाल है कि एयर को भी हम सोल्यूशन की कैटेगरी में डिवाइड कर मींस कैटेगराइज करेंगे या नहीं करेंगे, एक सवाल रहता है। और सोल्यूशन में होगा तो क्या ये होमोजेनस रहेगा या हेट्रोजेनस रहेगा, इस चीज को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो है तो बच्चों ये बेसिक टॉपिक ही, लेकिन 11th में या 12th होने के बाद भी जो है बच्चों को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, ठीक है। तो एयर की बात की जाए तो एयर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, डाइनाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो है एयर में प्रेजेंट है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो क्या ये होमोजेनस, सबसे पहले बात की जाए क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन के लिए हम बच्चों हमारे पास मीन्स कंसेप्शन रहते हैं कि लिक्विड टाइप की चीज ही रहेगी, उसी को जो है हम सोल्यूशन की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। सोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं कि सोल्यूशन लिक्विड लिक्विड तो सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी एयर भी जो है सोल्यूशन है। एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है और डिफरेंट गैसेज आपस में मिलकर भी क्या बना रही है, सोल्यूशन की ही फॉर्मेशन कर रही है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको भी हम सोल्यूशन की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। सिमिलर हम बाकी प्रोसीडिंग क्लासेस में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट और एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो वहां पर हमें क्या पता चलेगा कि सिर्फ लिक्विड जो है वो सोल्यूशन नहीं होते, सॉलिड सॉलिड भी सॉल्यूशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे ये गैस गैस का, तो गैस गैस के सॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एयर भी काइंड ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, एयर भी इज ए काइंड ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इट शुड बी होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एयर भी जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है बच्चों, आया समझ। ये सोल्यूशन है, एयर इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए क्या है पैरामीटर, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है इन रैंडम प्रोपोर्शंस, एंड इफ यू टॉक अबाउट द होमोजेनिटी तो होमोजेनस है। तो होमोजेनस क्यों है, ये भी सवाल रहता है। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि एयर को जो है वो हेट्रोजेनस के कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज इतने सारे कंपोनेंट्स को देख के बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एयर होमोजेनस मिक्सचर क्यों है बच्चों, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि सेम कंपोजिशन या यू कैन से यूनिफॉर्म कंपोजिशन एयर की रहती है।
आप अपने चारों ओर देख सकते हो कि आपको हवा जो है वो नहीं दिख रही। तो हवा नहीं दिख रही मीन्स इट इज अ ट्रांसपेरेंट एयर। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या है, इसकी कंपोजिशन सेम है, इट इज मीन्स ट्रांसपेरेंट एवरीवेयर। हर जगह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है एयर। और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने की वजह से क्या है, हर जगह इसकी कंपोजिशन भी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो उस तरीके से यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से जो है एयर इज अ homogeneous mixture, or as a result of which air is what, air is also a type of solution। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर ले, तो वो है एलोइस के एग्जांपल दे सकते हैं बच्चे हम, एलोइस का एग्जांपल। तो एलोइस की डेफिनेशन तो बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले एलोइस के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से एलोइस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्रास, तो ब्रास इज अ काइंड ऑफ एलॉय। ब्रास, ब्रास का नाम आपने सुना होगा और इवन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसमें भी ब्रास की कंपोजिशन पूछी जाती है। तो ब्रास के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज ब्रास, ब्रास को अगर हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो ब्रास इज तांबा, नो तांबा सॉरी, ब्रास इज पीतल। ब्रास क्या है बच्चों, पीतल है, ठीक है। पीतल कहते हैं ब्रास को हिंदी में। आप जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस पर जाया करते होंगे, जैसे कोई बुद्धा टेम्पल में चले गए या किसी मीन्स कोई भी मंदिर वगैरह में चले गए, तो वहां पर बाहर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स लगी होती हैं। तो उन शॉप्स में अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो जितने भी डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वहां पर हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं कई बार। तो उन मूर्तियां जो है बेसिकली किस चीजों की बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पीतल की बनती है, मीन्स ब्रास की जो है मूर्ति बनती है। तो what is brass basically बच्चों, brass is a mixture of, it is a homogeneous mixture of what, copper and zinc। brass is a homogeneous mixture of copper and zinc। कॉपर और जिंक जब एक प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ब्रास की, जिसे हम पीतल भी कहते हैं। तो जैसे कि आपने गाना सुना होगा बहुत सालों पहले, गाना फेमस था, दैट इज बेबी डॉल मैं सोने दी। तो बेबी डॉल क्या कहती है उस गाने में कि ये दुनिया पीतल दी। तो बेबी डॉल कहती है कि दुनिया जो है वो पीतल की बनी हुई है। पीतल मीन्स कॉपर और जिंक, और मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस, बिकॉज अलग अलग चीजें उसमें मिक्स है। तो बेबी डॉल क्या कहती है, ये दुनिया है, दुनिया पीतल दी मैं सोने दी। तो दुनिया पीतल है मीन्स दुनिया मिलावटी है, दुनिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिलावट हुई है, लेकिन वो क्या है, प्योर गोल्ड है, प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ से हम चीजों को जो है थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस गाने का जो है क्या मतलब था। तो पीतल का क्या मतलब है, इट इज अ ब्रास विच इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एज वेल एज जिंक। तो कॉपर एंड जिंक होने की वजह से क्या है, ब्रास इज अ मिक्सचर। और मिक्सचर हमें क्या पता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस है, मीन्स मिलावट है कुछ। खैर वो मिलावट हमारे फायदे के लिए, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट ठीक है, मीन्स इट्स अ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या पता चलता है कि सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर लिक्विड लिक्विड ही चीज रहेगी। ये सॉलिड सॉलिड मींस ब्रास इज अ सॉलिड, तो कॉपर इज अ सॉलिड, जिंक इज अ सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड भी जो है आपस में सोल्यूशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या हो जाएगी एलॉयज की, एलॉयज आर बेसिकली नथिंग बट homogeneous mixture of solid and solid। It is a homogeneous mixture of solid substances। That is a simple and easy definition of the alloys। Similarly हम ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ब्रॉन्ज आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कहाँ पर, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में, या भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स रहते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो अवार्ड्स मिलते हैं, मीन्स मेडल्स मिलते हैं। तो कौन कौन से मेडल्स रहते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। मीन्स गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, रजत पदक, और कौन सा पदक है ये, कांस्य पदक, कांस्य, ठीक है। ब्रॉन्ज की बात की जाए तो ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, कांस्य कहते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन में भी कॉपर रहेगा, और कॉपर के साथ क्या मिक्स होगा बच्चों, यहाँ पर टिन जो है यहाँ पर मिक्स होगा। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। साथ में हम और एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, स्टेनलेस स्टील।
तो जितने भी आपके घर में बर्तन बने हैं या मीन्स जितने भी लैब इक्विपमेंट्स रहते हैं, मीन्स जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की बात की जाए वो भी एलॉय है। तो किस चीज़ का एलॉय है ये आपको पता होगा बच्चों, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन को कार्बन क्रोमियम, और इसके अलावा भी दो तीन और मेटल इसमें मिक्स रहती है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का जो यहाँ पर मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस कर लिया कि सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशंस के हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, और यहाँ पर हमने एक अपना मिसकंसेप्शन था उसको क्लियर किया, दैट इज सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड लिक्विड से ही बनेगा, गैस गैस का भी सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का भी सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, थोड़ा पीछे मुड़े, तो ये था हमारा सोल्यूशन किस चीज का, कॉपर सल्फेट और वाटर का सोल्यूशन था। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन बनाया, तो इनके जो कंपोनेंट्स, इनके जो सब्सटेंसेस होंगे, जो सब्सटेंसेस मिक्स करके आपस में क्या बनाए, सोल्यूशन बनाए। तो कौन से सब्सटेंसेस है बच्चों यहाँ पर, वी आर हैविंग कॉपर सल्फेट एज वेल एज वाटर, दीज आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स कहते हैं। इन सब्सटेंसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिलकर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम इसे कहते हैं। तो बेसिक है, ऐसा यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या डिफिकल्ट चीजें देखने को नहीं है। तो इतना बेसिक हमने क्या कर लिया बच्चों, सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उन कंपोनेंट्स के डिपेंड करके हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस टेरिनरी मींस बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, हम क्या कह, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ components. Depending upon the total number of components, we can divide solution in different categories. तो फर्स्ट कैटेगरी इज बाइनरी सोल्यूशन। सो बाइनरी सोल्यूशन देखिए बच्चों, यहीं से आप इसको डिड्यूस कर लीजिए, बाई मीन्स टू, तो कौन सा सोल्यूशन होगा, मीन्स कितने कंपोनेंट्स रहेंगे सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में रहेंगे टू कंपोनेंट्स, इस सोल्यूशन में रहेंगे टू कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर थ्री कंपोनेंट्स रहेंगे, हमने पहले टू के बारे में डिस्कस किया, ऑब्वियसली बात है अब थ्री के बारे में करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या सोचते हैं कि ट्राइनरी सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है बच्चों, ट्राइनरी नहीं होगा यहाँ पर होगा टर्नरी, टर्नरी सोल्यूशन। ये क्या होगा यहाँ पर, टर्नरी सोल्यूशन होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना, टर्नरी मीन्स टू कंपोनेंट्स। तो टर्नरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स रहेंगे बच्चों, थ्री कंपोनेंट्स। टर्नरी सोल्यूशन में थ्री कंपोनेंट्स रहेंगे, इसे ट्राइनरी नहीं कर देना, इस बात का आपको बेसिक ध्यान देना है। सिमिलरली क्या होगा, फोर कंपोनेंट सोल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। फोर कंपोनेंट्स के लिए हम यूज करेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इजी, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे क्लास प्रोसीड हो रही है आप साथ ही साथ जो नोट्स बनाते रहिए। तो ये नोट्स जो आपके जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो मैंने डिराइव किए हैं, साथ साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल मींस एग्जांपल्स मैंने खुद के इंक्लूड किए हैं। अगर आप इसे अच्छे से यहाँ पर नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जाना है, नोट्स को पढ़ना है और डायरेक्ट एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लोगे, रीड कर लोगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल रहेंगी। कुछ लगता है नोट्स में कमी रह गई हो, कमी इन द सेंस कि कुछ चीज़ें छूट गई हो एनसीईआरटी से, तो वो आप इन नोट्स में खुद से ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, मीन्स आपके वन हैंड नोट्स बन जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हम
अगर देखिए 4 से ज़्यादा कंपोनेंट रहे, फॉर एग्जांपल एयर की बात की जाए, तो एयर की बात की जाए, एयर में तो हो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को मीन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे हम? मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन की बच्चों बात की जाए तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है आपको कि पॉली पॉलिनरी कुछ इस तरीके से नहीं बना देना आपको, इट इज मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो क्या होंगे यहाँ पर? मोर देन 4 कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या होंगे? मोर देन 4 कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये था, इसकी हमने सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे हमने क्या किया? सॉल्यूशन को ये मींस रफली 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर दिया: बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाaternary सॉल्यूशन एंड मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपके साथ जो है वो सीबीएसई एनसीईआरटी ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया आपको। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? इन क्लासेस में, 12th क्लास में हम सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट्स मींस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारा? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना। तो ये आपको एक कहते हैं रिलैक्सेशन दे दिया है एनसीईआरटी ने। बाकी टर्नरी सोल्यूशन, क्वाaternary सोल्यूशन में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें और ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ठीक है, मतलब बाइनरी तक ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमने क्या अभी स्टडी किया? जस्ट हमने रिसेंटली देखा टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कंपोनेंट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट इज, सुना होगा आपने, सोलवेंट, एंड सेकंड वन इज सोल्यूट। या आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर अगर आईसीएससी के स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हैं तो उन्होंने तो और ज्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो कंपोनेंट्स की बच्चों बात की जाए तो कंपोनेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सोलवेंट एज वेल एज सोल्यूट। ठीक है, तो सोलवेंट की बात की जाए, अगर हम मान ले एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ठीक है, एक बीकर में वाटर ले लिया, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? अब देखो कुछ अलग सा लेते हैं, हर बार वही मीन्स सोल्ट वाटर ये सब मीन्स लेकर थोड़ा शुगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा कुछ नया लेते हैं, यूनिक करते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों, फेरस सल्फेट का हम क्या है? सोल्यूशन बनाएंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे? हम वाटर की एडिशन करेंगे। ठीक है, वाटर डाल देंगे, वाटर में फेरस सल्फेट को डाल देंगे। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या रहता है बच्चों, बताओ? ग्रीन कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा हमें, ग्रीन कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अरे क्या हो गया ये? देखो यहाँ पर हम ग्रीन से बनाएंगे, इसे येलो से क्यों बनाएं? ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है इसमें? वाटर या फेरस सल्फेट की? फेरस सल्फेट का हमने क्या लिया होगा? एक स्पैचुला लिया होगा। ठीक है, स्पैचुला मीन्स लैब में जो चम्मच रहते हैं उनको स्पैचुला कहते हैं। तो एक स्पैचुला से हमने यहाँ पर फेरस सल्फेट का जो है वो पाउडर डाला होगा, मीन्स सोल्ट डाला होगा इसमें। और वाटर क्या है? वाटर पूरा बीकर में भरा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस चीज की है? अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो ज्यादा क्वांटिटी बच्चों यहाँ पर किस चीज की रहेगी? ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी वाटर की। तो वाटर अगर ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो वाटर को बच्चों हम क्या कहेंगे? इस स्टेज में हम वाटर को कहेंगे वॉट? वाटर को कहेंगे हम सोलवेंट। मीन्स the substance which is present in largest quantity, or you can simply say the component which is present in the largest quantity, that is known as solvent. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे solvent is the component which is present in largest quantity, largest quantity, largest quantity। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है? लार्जेस्ट देखना है आपको।
लार्जर नहीं बताया, लार्ज नहीं बताया, लार्जर नहीं बताया, यहाँ पर क्या किया गया, लार्जेस्ट यूज किया गया, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, वैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होने का क्या मतलब है यहाँ पर, मीन्स लार्जेस्ट हमने क्यों यूज किया है, बिकॉज अगर हम सिंगल कंपोनेंट की बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में क्या रहेगा, टू कंपोनेंट्स रहेगा, तो एक कम दूसरा ज्यादा आराम से बात हो जाएगी। लेकिन जब टर्नरी सोल्यूशन की बात करें या क्वार्टिनरी या मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशंस के बच्चों जब हम बात करते हैं, तो वहां पर कितने सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हर कंपोनेंट्स की जो क्वांटिटी रहेगी सोल्यूशन में वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज रहेगी। तो उसमें फिर सोल्यूट और सोलवेंट कैसे डिसाइड किया जाए बच्चों, बताइए। उसमें अगर सोल्यूट और सोलवेंट डिसाइड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, सोलवेंट उस कंपाउंड कंपोनेंट को कहेंगे विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। ऐसे स्टेज में हम क्या करेंगे, जब मल्टी कंपोनेंट सिस्टम हो, मींस टेरनरी कंपोनेंट हो या सोल्यूशन हो या क्वार्टनरी मींस सोल्यूशन हो, तो उन स्टेजेस में क्या करेंगे, या मल्टी कंपोनेंट जो है सोल्यूशन हो, उन स्टेजेस में हम क्या कहेंगे, उन केसेस में द द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट द लार्जेस्ट क्वांटिटी, ऐसा कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सोलवेंट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर हम करते हैं, इस सोल्यूशन में हम क्या ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया सोल्यूशन, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, शुगर, और अब यहाँ पर सोल्ट को भी जो है इस तरफ से जो है वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप सोल्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने शुगर ऐड कर दी और यहाँ से सोल्ट ऐड कर दिया और यहाँ पर वाटर। हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी रहेगी बच्चों, यहाँ पर भी वाटर की रहेगी। शुगर का हम कितना ही डाल सकते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। सिमिलरली सोल्ट के भी कितना डाल देंगे, इतने चम्मच डाल सकते हैं, 2, 3, 4 चम्मच। लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी रहेगी, किसमें चीजें डिजोल्व होगी, वो वाटर में होगी। और वाटर क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। सो द component which is present in the largest quantity is known as solvent, it is known as solvent। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली इस बात के बारे में कहा कि डेफिनेशंस को जो हम पढ़ेंगे तो उसकी सोल को जो है आपको पढ़ना है, मीन्स एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, एक एक वर्ड का वहां पर बच्चों मीनिंग है। तो यहाँ पर इसीलिए लार्जेस्ट मीनिंग है। मान लीजिए शुगर आपने 10 ग्राम डाल दी इसमें, ठीक है, साल्ट आपने 5 ग्राम डाल दिया और वाटर आपने कितना डाल दिया, 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर शुगर तो ज्यादा डाली है सोल्ट से, लेकिन तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो शुगर है वो यहाँ पर सोलवेंट का इंटरैक्ट करेगी। नो, शुगर इज ऑल्सो सोल्यूट हेयर, सोलवेंट इज वाटर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें क्या है, सोलवेंट के बारे में पता चल गया। तो सोल्यूट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, the components which is or are present in lesser quantities are known as solute। तो सोल्यूट की बात की जाए तो इस तरीके से सोल्यूट को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, which is present in components which are components which is or are present in smaller quantity। ठीक है, these are the components which is or are present in a smaller quantity। तो यहाँ पर भी देखिए, इंग्लिश की क्लास थोड़ी सी डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, इज और आर हमने यूज किया है, स्लैश यूज किया है। देखिए, जब एक सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा तो विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। ठीक है, जब मल्टी कंपोनेंट सिस्टम रहेगा, मीन्स टर्नरी कंपोनेंट सिस्टम रहेगा, या देखिए या क्वार्टनरी सोल्यूशन रहेगा या मल्टी कंपोनेंट सिस्टम रहेगा, मीन्स एक से ज्यादा, जब वहां पर दो से ज्यादा वहां पर कंपोनेंट्स होंगे, तब क्या होगा, तो सोलवेंट के अलावा जितने भी बाकी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, सोल्यूट्स कहलाएंगे। तो उस स्टेज में क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी आर नोन एज सोल्यूट्स, तब हम यहाँ पर ये एस को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट को हमें रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूट द कंपोनेंट्स विच इज और आर प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटीज आर नोन एज सोल्यूट, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम एस इंक्लूड करेंगे। इसकी बात की जाए, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट और वाटर, वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या, सोल्यूट इज वाटर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, और
सॉरी सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी. बट इफ यू टॉक अबाउट this system, this solution, it is a solution of water, salt as well as sugar. So water is present in the largest quantity, that's why it is known as solvent. But salt and sugar are also present, they are present in smaller quantity. Means solvent के अलावा जितने भी components रहेंगे जो smaller quantity में present रहेंगे उन सभी components को हम क्या कहेंगे solute कह देंगे ना मल्टी component system. तो ये बेसिक और सिंपल है. तो यहाँ पर अगर बात की जाए salt की तो salt is also a solute, sugar is also solute. ठीक है, ये था हमारा बेसिक सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में. लेकिन इसके बाद भी जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है. कंफ्यूजन किस चीज़ की सर? कंफ्यूजन ऑफ कि सोलवेंट. बच्चे क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं किसे सोलवेंट को सोल्यूट से, सोल्यूट को सोलवेंट से. मीन्स वो क्या कह देंगे कि सोल्यूट वो है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो ऐसी कंफ्यूजन जो है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में देखने को हमें इजीली मिलती है. तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर की जाए, इसको एक छोटी सी ट्रिक याद की हेल्प से हम इसको याद कर सकते हैं. अगर हम सोल्यूट की सोलवेंट की बात की जाए तो सोलवेंट हमें पता लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है. और अगर सोल्यूट की स्पेलिंग देखें तो कितने लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर 7 लेटर्स प्रेजेंट है, दैट इज SOLVENT 7 लेटर्स. और यहाँ अगर सोल्यूट की बात की जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कितने हैं बच्चों 6 लेटर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो सोलवेंट क्या है लार्जेस्ट क्वांटिटी में है तो इसकी स्पेलिंग में लेटर्स भी ज्यादा है, दैट इज 7. सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसके जो स्पेलिंग है तो स्पेलिंग में भी कम लेटर्स जो है प्रेजेंट है, दैट इज 6. तो इस तरीके से इस ट्रिक की हेल्प से हम सोल्यूट और सोलवेंट को इजीली याद कर सकते हैं. ठीक है, तो इस ट्रिक को आप ध्यान से याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इस चीज पर. ये था हमारा सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में. ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा और डिफरेंट तरीके से भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. तो एक दूसरी काइंड ऑफ डेफिनेशन, एक दूसरे एंगल से हम इसे कैसे दे सकते हैं, वो कहते हैं ना एक डिफरेंट लेंस से चीज़ों को देखना. ठीक है, दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखना. तो दूसरे नज़रिए से चीज़ों को कैसे इस पर देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं. हम क्या करते हैं वही बार बार वही एग्जाम्पल. ठीक है, क्या करेंगे वाटर में किसे ऐड करेंगे वही चीनी. चीनी को वाटर में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे. ठीक है, पहली बात. तो देखिए सोल्यूट, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन यहाँ से भी देना चाहे तो हम कैसे दे सकते हैं. तो बेसिकली सॉल्वेंट को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट की दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं. या चलो सोल्यूट से स्टार्ट करते हैं. सोल्यूट की को हम कैसे कह सकते हैं दूसरे एंगल से, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड. सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस या यू कैन सिंपली से कंपोनेंट, कंपोनेंट विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड. कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, चीनी डिसॉल्व हो रही है तो दिस इज सोल्यूट. कंपोनेंट विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज आल्सो नोन एज सोल्यूट. जो डिसॉल्व हो रहा है, नमक डिसॉल्व हो रहा है, चीनी जो है वो घुल रही है, तो ये है. सोलवेंट की बात की जाए तो सोलवेंट में भी क्या रहेगा, इस तरीके से इसी एंगल से हम देख सकते हैं. तो क्या है, कंपोनेंट इन विच, component in which dissolution take place. Component in which dissolution takes place. ठीक है, ऐसे कंपोनेंट में जिसमें डिसॉल्व हो रहा है. सोल्यूट इज जो डिसॉल्व हो रहा है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सोलवेंट जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, द कंपोनेंट इन विच द डिसोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस. तो ऐसे कंपोनेंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपोनेंट को हम सोलवेंट जो है वो कहेंगे. ठीक है, ये था हमारा सोलवेंट और सोल्यूट के बारे में बेसिक आइडिया. और अभी आपको क्या है, एक और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के लास्ट में एक और चीज़ हम नोट करते हैं. थोड़ा सा एक नोट है तो नोट के रूप में लिख लीजिए. कौन सा कलर यूज़ करें, नोट के लिए तो रेड ही यूज़ होना चाहिए. और रेड आपको दिख रहा है क्या, ठीक है, नहीं दिख रहा तब भी कोई बात नहीं, बोल तो रहा ही हूँ मैं. तो एक नोट यहाँ पर लिख लीजिए. तो नोट क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द सोलवेंट. मींस
सोल्यूशन की अगर बात की जाए, अगर ब्राइन सोल्यूशन की बात की जाए तो ब्राइन सोल्यूशन क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। मीन्स हमें पता है नमक का पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड स्टेट में किस वजह से है वो, लिक्विड स्टेट में किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट की वजह से क्या है, वो लिक्विड स्टेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सोलवेंट determines the physical state of solution। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, मीन्स सॉल्यूशन सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ऑल बीइंग डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसी स्टेट में जो है बच्चों हमारा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अगर देखो बच्चों बात बेसिक बात की जाए कि जैसे कि जितने भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे जेई मेन हो गया, नीट हो गया, तो जैसे कि हम बाकी टॉपिक्स तो पढ़ेंगे जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो सब, तो वहां से देखो बच्चे क्वेश्चंस तो आते ही हैं और ट्रेडिशनल वे में वहां से क्वेश्चन जो है आया करते थे। लेकिन जैसे ये टॉपिक्स हो गए जैसे सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो उस नेग्लेंस की वजह से क्या होता है, बच्चा एग्जाम में बोर्ड में 1-2 मार्क्स लूज कर देगा। अगर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो वहां पर 4 मार्क्स इजीली लूज कर देगा। ये छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स रहती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि क्या ही आएगा यहाँ से, कौन ही पूछेगा यहाँ से, यही चीजें जो है आज के टाइम पे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, सिलेबस कम हो चुका है और वही एनसीईआरटी से ही डालना है पेपर, और पेपर्स भी कितने ज़्यादा ज़्यादा बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो टीचर कहाँ से डालेगा। ये जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होंगी, इन्हीं चीज़ों पे टीचर जो है वो फोकस कर रहा है। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से इनको पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो वहां पर हम इस टॉपिक को, जैसे ये जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज सोल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, इसे हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी 12th की जर्नी को ईजी बनाने के लिए आई एम एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।